बहजोई महाविद्यालय बहजोई के यूट्यूब चैनल पर मैं सलोनी रस्तोगी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम एमए द्वितीय वर्ष की बाल विकास में से किसी एक टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है विभिन्न अवस्थाओं में विकासात्मक कार्य, यानी कि हमारी कौन कौन सी अवस्थाएं हैं और उनमें क्या क्या काम होते हैं और उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, इन सभी के बारे में आज बताऊंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि विकासात्मक कार्य, थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं कि अर्थ क्या होता है इसका। तो सभी अवस्थाओं के विकासात्मक कार्य समान नहीं होते, इनमें थोड़ी थोड़ी विभिन्नता अवश्य रहती है। सही बात है, हमारी जितनी भी अवस्थाएं हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, इन सभी के काम जो हैं वो अलग अलग होते हैं और भिन्न भिन्न भी होते हैं। हर एज में हमारा जो भी कार्य होता है वो अलग अलग ही होता है, किंतु धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए ये विकासात्मक कार्य विकास के स्वरूप को स्पष्ट कर देते हैं। जैसे 1.5 से 2 वर्ष की आयु में बालक अस्पष्ट बोलने लगता है, फिर वो 3 से 4 में स्पष्ट बोलने लगता है। उसके बाद इसी प्रकार पहले शब्दों को, फिर वाक्यों को और अंत में अलंकारिक भाषा का प्रयोग करता है, जिससे धीरे धीरे उसके भाषा का विकास स्वरूप जो है उसका वो स्पष्ट होने लगता है, उसकी जो भाषा है वो एकदम स्पष्ट होने लगती है। प्रत्येक अवस्था के विकासात्मक कार्य समान नहीं होते हैं। प्रत्येक सामान्य प्राणी का विकास क्रम से कई अवस्थाओं में होता है। इन अवस्थाओं को विकास की अवस्थाएं कहा जाता है। अध्ययन की दृष्टि से इन्हें निम्नलिखित अवस्थाओं में बांटा गया है, जैसे शैशवावस्था, बचपनावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। ये सारी हमारी अवस्थाएं हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शैशवावस्था की। शैशवावस्था विकास क्रम की महत्वपूर्ण अवस्था है। यह अवस्था शिशु जन्म के बाद प्रारंभ होती है। शैशवावस्था जो है वो जन्म से 2 सप्ताह तक की होती है। शैशवावस्था जन्म से 2 सप्ताह तक चलती है और उसके बाद बचपनावस्था प्रारंभ हो जाती है, जो 2 वर्ष तक चलती है। शैशवावस्था हमारी 2 भागों में बांटा गया है शैशवावस्था को। पहली है पार्ट यूनिट अवस्था और दूसरी है न्यूओनेट अवस्था। पार्ट यूनिट अवस्था वह है जिसमें बच्चे की नाल को काटकर माँ से अलग कर दिया जाता है। अब शिशु स्वतंत्र जीव होता है और यह अवस्था जन्म के बाद 15 से 30 मिनट तक रहती है, वो हमारी पार्ट यूनिट अवस्था कहलाती है। उसके बाद आता है न्यूनेट अवस्था। न्यूनेट अवस्था पार्टी यूनिट अवस्था के बाद प्रारंभ होती है। न्यूनेट से तात्पर्य नवजात शिशु से है, उसे हम न्यूनेट बोलेंगे। शैशवावस्था शिशु के समायोजन की अवस्था कहलाती है। शैशवावस्था जो है उसमें शिशु जो होता है वो सभी के साथ घुल मिलने का प्रयास करता है। अगर हम शैशवावस्था की विशेषताएं देखें तो वो कुछ इस प्रकार होंगी। पहली अब उसकी जो विशेषता है वो है अपरिपक्वता। शैशवावस्था में शिशु ना तो शारीरिक रूप से परिपक्व होता है और ना ही मानसिक रूप से। वह इस योग्य नहीं होता कि कुछ अपना कार्य वो स्वयं कर सके, तो उसमें अपरिपक्वता होती है। दूसरा है पराश्रितता, यानी अपरिपक्वता के कारण शिशु अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ रहता है और जन्म के बाद वह अपने पालन पोषण और देखभाल के लिए दूसरों पर आश्रित रहता है। उसके बाद आता है संवेगशीलता। शिशु बड़ा संवेगी होता है, जैसे कि उसे कोई वस्तु नहीं मिलती तो वो रोने लगता है। वस्तु के मिलने पर प्रसन्नता का अनुभव करने लगता है, तो वो संवेगशीलता कहलाएगी। उसके बाद व्यक्तिगत विभिन्नता। जन्म के बाद सभी शिशु समान नहीं होते हैं, उनमें व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। प्रत्येक शिशु की शारीरिक बनावट, रंग, रूप, व्यवहार एक दूसरे से भिन्न होते हैं। कुछ शिशु शांत होते हैं, कुछ अधिक रोते हैं, तो व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। उसके बाद हमारी आती है बचपनावस्था। बचपनावस्था जो है वो दूसरे सप्ताह से 2 वर्ष तक की होती है। इस अवस्था में बालक स्वयं खड़ा हो सकता है, बैठ सकता है, कुछ वस्तुओं में अंतर कर सकता है। इस अवस्था की समाप्ति तक बालक काफ़ी सीमा तक आत्मनिर्भर हो जाता है, वो हमारी बचपनावस्था कहलाती है। बचपनावस्था की भी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे पहले अजीबोगरीब अवस्था। इस अवस्था में बालक कई सारी अजीबोगरीब जो है हरकतें करने लगता है, तो वो ये अजीबोगरीब अवस्था भी कहलाती है। उसके बाद आती है हमारी खतरनाक अवस्था। विकास की एक अवस्था खतरे से भरी होती है, क्योंकि इस अवस्था में बाल मृत्यु का प्रतिशत जो है वो बहुत अधिक रहता है। इसलिए इस अवस्था में हमें बालकों की
विशेष देखभाल की भी आवश्यकता होती है, इसलिए हम इसे खतरे की अवस्था भी कहते हैं। उसके बाद आत्मनिर्भरता की अवस्था, यानी बचपन अवस्था में मांसपेशियों का विकास होने के कारण बालक की निर्भरता में थोड़ी कमी आ जाती है। इस समय वह अपनी कुछ क्रियाओं को स्वयं ही आसानी से कर सकता है। यह अवस्था बालक की प्रयास द्वारा सीखने की अवस्था भी कहलाती है। उसके बाद आती है पुनरावृत्ति की प्रवृत्ति, यानी बचपन अवस्था में बालकों में दोहराने की प्रवृत्ति पाई जाती है। पुनरावृत्ति का मतलब होता है किसी चीज़ को बार बार दोहराना। जैसे वे शब्दों को बार बार दोहराकर प्रसन्नता का अनुभव करते हैं, वो पुनरावृत्ति की प्रवृत्ति कहलाती है। उसके बाद आत्मकेंद्रित एवं स्वप्रेमी, यानी इस आयु में बालक स्वप्रेमी व आत्मकेंद्रित होते हैं। जैसे वह अकेला ही खेलना पसंद करते हैं, अपने खिलौने से ही बात करते हैं, उसे भोजन कराते हैं, सुलाते हैं, उसके साथ खेलकर प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। उसके बाद आता है अनुकरण की प्रवृत्ति, यानी इस आयु में बालकों में अनुकरण की तीव्र प्रवृत्ति पाई जाती है। जैसे अनुकरण के द्वारा वह विभिन्न क्रियाओं को जल्दी सीखता है। वह घर में, पास पड़ोस में बड़े और बच्चों को जैसा व्यवहार करते देखता है, वह भी उन्हीं क्रियाओं को करने का प्रयास करता है, जिससे सीखने में उसको सहायता मिलती है। वो हमारी अनुकरण की प्रवृत्ति कहलाती है। उसके बाद आता है मानसिक प्रक्रियाओं के विकास में तीव्रता, यानी इस आयु में बालक की मानसिक प्रक्रियाओं का विकास जो है वो तीव्र गति से होता है। जैसे वह अपने आसपास की प्रत्येक वस्तु की जानकारी चाहता है, सीखना, क्रियाओं को दोहराना, वस्तुओं का निरीक्षण करना आदि क्रियाओं से वह स्वयं अनुभव करने लगता है, जिससे मानसिक क्षमताओं का भी उसका विकास होने लगता है। उसके बाद देखते हैं पूर्व बाल्यावस्था, यानी पूर्व बाल्यावस्था जो है वो 2 से 6 वर्ष तक की होती है। पूर्व बाल्यावस्था तीव्र विकास की अवस्था भी कहलाती है। शारीरिक विकास की गति तीव्र होने के कारण बालक की क्रियाशीलता में वृद्धि हो जाती है। अब वह अपनी विभिन्न क्रियाओं को स्वतंत्रतापूर्वक स्वयं ही करने का प्रयास करता है, जिससे यह अवस्था में बालक अनेक नए नए व्यवहार प्रतिमानों का भी निर्धारण करता है। वह अपने आसपास के वातावरण को समझने और जानने का भी प्रयास करता है। अनेक दुर्घटनाओं का शिकार भी हो जाता है। तो ये हमारी पूर्व बाल्यावस्था थी। पूर्व बाल्यावस्था की विशेषताएं देख लेते हैं। जैसे पूर्व बाल्यावस्था पूर्व शाल्यावस्था है, यानी पहली बार पूर्व बाल्यावस्था स्कूल पूर्व की अवस्था कहलाती है, उसको हम पूर्व बाल्यावस्था पूर्व शाल्यावस्था कहते हैं। उसके बाद पूर्व बाल्यावस्था समूह पूर्व की अवस्था है, यानी पूर्व बाल्यावस्था समूह पूर्व की अवस्था है। इसी अवस्था से बालक के सामाजिक व्यवहारों की शुरुआत होती है, क्योंकि इस अवस्था में बालक घर के वातावरण से निकलकर अपने हम उम्र मित्रों के साथ रहना और सीखना और खेलना सीखता है। उसके बाद आता है पूर्व बाल्यावस्था जिज्ञासा वृत्ति की अवस्था है, यानी पूर्व बाल्यावस्था में बालकों में जिज्ञासा प्रवृत्ति अपनी चरम सीमा पर पाई जाती है, क्योंकि जब बालक बाह्य वातावरण के संपर्क में आता है तो समायोजन से पहले वह अपने वातावरण के संबंध में पूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहता है कि उसका वातावरण क्या है और वह किस प्रकार उस वातावरण का अंग बन सकता है। उसके बाद आता है हमारा पूर्व बाल्यावस्था समस्या अवस्था है, यानी पूर्व बाल्यावस्था में बालक का शारीरिक विकास तीव्र गति से होने के कारण उसकी क्रियाशीलता में वृद्धि हो जाती है, जिससे वह इस अवस्था में स्वतंत्रतापूर्वक विभिन्न क्रियाकलापों को करना चाहता है और अपनी क्रियाओं में किसी का हस्तक्षेप पसंद नहीं करता, जिससे वह अनेक दुर्घटनाओं का शिकार भी हो जाता है और माता पिता के लिए समस्याएं भी उत्पन्न करते हैं। उसके बाद आती है हमारी उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था जो है वो 6 से 12 वर्ष तक की होती है। उत्तर बाल्यावस्था 6 वर्ष की आयु से वय संधि अवस्था के आरंभ होने और 11 और 12 वर्ष के बीच की होती है। इस आयु में बालक में अनेक शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होते हैं। उसका पर्यावरण विस्तृत होता है, जिससे उसका शारीरिक और मानसिक ही नहीं बल्कि सामाजिक और संवेगात्मक विकास भी होने लगता है। वो हमारी उत्तर बाल्यावस्था होती है। उत्तर बाल्यावस्था की भी कई सारी विशेषताएं हैं, जैसे प्रारंभिक स्कूल की आयु, 12 वर्ष की आयु स्कूल जाने की आयु है, क्योंकि इस आयु में बालक नियमित रूप से स्कूल जाने लगता है। उसके बाद चुस्ती की आयु, यानी इस आयु में बालक की क्रियाशीलता बढ़ जाती है, साथ ही वह आत्मनिर्भर भी हो जाता है और बालक प्रत्येक कार्य को स्वयं ही शीघ्र से संपन्न करना चाहता है। उसके बाद ये गंदी आयु भी कहलाती है। जैसे इस आयु में बालक स्वयं के प्रति अत्यधिक लापरवाही हो जाता है, इसलिए उसका शारीरिक सौंदर्य जो वो कम होने लगता है। ऐसा इस कारण से होता है क्योंकि इस आयु में समूह भावना प्रबल होती है।
और वह अधिकांश समय जो है वो अपने ग्रुप के साथ ही रहना चाहता है। उसके बाद सारस अवस्था। इस आयु में बालक के हाथ पैरों का विकास शरीर की तुलना में शीघ्रता से होता है, जिससे टांगें लंबी प्रतीत होती हैं और इस आयु को सारस अवस्था भी कहते हैं। उसके बाद है आत्मनिर्भरता की आयु, यानी इस आयु में बालक की शारीरिक क्षमताएं इतनी अधिक बढ़ जाती हैं कि वह अपनी विभिन्न क्रिया जैसे भोजन करना, वस्त्र पहनना, अपने सामान को रखना, स्नान करना आदि स्वयं ही करने लगता है। उसके बाद हमारी आती है किशोरावस्था। किशोरावस्था 13 से 21 वर्ष की अवस्था है। किशोरावस्था शब्द अंग्रेजी भाषा के एडोलेसेंस शब्द का हिंदी रूपांतरण है। एडोलेसेंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के क्रिया शब्द एडोलेस्कर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना। ये हमारी किशोरावस्था कहलाती है। इस अवस्था में बालक ना तो बालक ही कहा जा सकता है और ना ही उसे पूरी तरह से प्रौढ़ ही कहा जा सकता है। इस आयु में बाल्यावस्था के सभी शारीरिक एवं मानसिक गुणों की समाप्ति हो जाती है और उसका स्थान जो है वो नए गुण ले लेते हैं। इसलिए परिवर्तन की दृष्टि से यह अत्यधिक महत्वपूर्ण अवस्था है। इसकी भी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि इसकी पहली विशेषता है किशोरावस्था परिवर्तन की अवस्था, यानी किशोरावस्था अनेक प्रकार के परिवर्तन की अवस्था है। इस अवस्था में इतने अधिक परिवर्तन होते हैं कि बालक धीरे धीरे परिपक्वता प्राप्त कर लेता है। जैसे कि बालकों में दाढ़ी मूंछ निकल आती हैं, आवाज़ उनकी भारी हो जाती है, बालिकाओं में वक्ष स्थल का विकास होता है, वाणी में मधुरता आती है, मासिक स्राव आरंभ हो जाता है और इन शारीरिक परिवर्तनों से बालक और बालिकाओं में कामेच्छा जागृत हो जाती है। उसके बाद दूसरा पॉइंट, किशोरावस्था कामुकता के जागरण की अवस्था होती है। जैसे कि परिपक्वता आने के कारण बालक और बालिकाओं में कामेच्छा जागृत हो जाती है, फलस्वरूप उनमें विषम लिंगी भावना का विकास हो जाता है। यह भावना इतनी प्रबल होती है कि सही निर्देशन के अभाव में बालक भ्रमित भी हो जाते हैं। उसके बाद किशोरावस्था कल्पना बाहुल्य की अवस्था होती है। इस आयु में बालकों में कल्पना की प्रधानता होती है। किशोरों का अधिकांश समय जो है वो काल्पनिक संसार में ही बीतता है। काल्पनिक संसार में रहने का कारण उसकी अपनी व्यक्तिगत समस्याएं होती हैं, जिन्हें वह दूसरों के सामने प्रदर्शित करना भी नहीं चाहते। काल्पनिक संसार यानी कि अपनी दुनिया में ही खो जाता है, वो काल्पनिक संसार कहलाता है। उसके बाद आती है किशोरावस्था समस्या बाहुल्य की अवस्था होती है, यानी किशोरावस्था समस्या से भरी अवस्था है। इस आयु की समस्या अधिक गंभीर और जटिल होती हैं, क्योंकि बालक अपनी समस्या को अपने तक ही रखता है, वो किसी से कहता नहीं है। उसकी समस्या कोई भी हो सकती है, जैसे ये समस्या बालकों की व्यक्तिगत और विशेष रूप से विषम लिंगी प्रेम से संबंधित हो सकती है, या इस आयु में बालक सामाजिक संबंध जल्दी बना लेते हैं, किंतु जब उनको अपने मित्रों से ही निराशा मिलती है या फिर वह टूट जाता है और नए मित्र की तलाश करने लगता है, तो उसकी समस्याएं कोई भी हो सकती हैं। उसके बाद आता है किशोरावस्था विकसित सामाजिक की अवस्था होती है, यानी किशोरावस्था में बालक का सामाजिक क्षेत्र अत्यंत विस्तृत होता है। इस आयु में बालकों के मित्रों की संख्या अधिक होती है, वह परिवार से अधिक मित्रों और समूह के बीच रहना चाहते हैं। उसके बाद किशोरावस्था तनाव व परेशानी की अवस्था है, यानी किशोरावस्था तीव्र परिवर्तन की तो अवस्था है ही। इस अवस्था में शारीरिक और मानसिक परिवर्तन भी इतनी तेजी से होते हैं कि बालक और बालिका एकाएक इन नए परिवर्तन के साथ समायोजन नहीं कर पाते, जिससे वे परेशान रहते हैं और अधिक तनाव में रहते हैं। तो ये हमारी किशोरावस्था कहलाती है। अब हम बात करते हैं प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था जो है वो हमारी 21 से 40 वर्ष तक की अवस्था है। इसकी भी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे पहली बहुमुखी उत्तरदायित्वों की अवस्था, यानी प्रौढ़ावस्था नए नए कर्तव्यों और उत्तरदायी के निर्वाह की अवस्था है। इस अवस्था में व्यक्ति विवाह कर नए परिवार की स्थापना करता है, जिससे व्यक्ति को अपने वैवाहिक जीवन, परिवार के सदस्य, संबंधियों और व्यवसाय के अनेक उत्तरदायित्व का निर्वाह करना पड़ता है। अपने परिवार के भरण पोषण और संतानों की शिक्षा दीक्षा का भी दायित्व प्रमुख होता है। उसके बाद आत्मनिर्भर की अवस्था, यानी इस अवस्था में प्राणी नए परिवार की स्थापना करता है। इस अवस्था में स्त्री और पुरुष स्वयं परिवार के संरक्षक होते हैं। संरक्षक का दायित्व तभी पूरा हो पाता है जब व्यक्ति शारीरिक और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो। उसके बाद समायोजन की अवस्था, यानी प्रौढ़ावस्था में जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए कई प्रकार का समायोजन भी करना पड़ता है। सबसे पहले तो वैवाहिक जीवन के साथ समायोजन करना पड़ता है, क्योंकि दो अलग परिवार से आए हुए पति पत्नी की रुचियों, महत्वाकांक्षा
और मूल्य समान नहीं होते हैं। वैवाहिक जीवन के लिए पति पत्नी दोनों को एक दूसरे की भावनाओं का भी आदर करना पड़ता है, तो ये समायोजन की अवस्था भी कहलाती है। उसके बाद आती है हमारी वृद्धावस्था, जो कि 60 वर्ष के बाद की होती है। इस अवस्था का प्रारंभ जो है वो 60 वर्ष से माना जाता है और यह जीवन की अंतिम अवस्था है। इस आयु की भी हमारी कई सारी विशेषताएं होती हैं। जैसे पहली विशेषता है शारीरिक व मानसिक शक्तियों एवं क्षमताओं का ह्रास हो जाता है। दूसरा पॉइंट ये आएगा कि महत्वाकांक्षाएं उसकी जो है वो कम हो जाती हैं और सामाजिक संपर्क भी कम हो जाता है। उसके बाद रुचियों एवं मनोवृत्ति में तेजी से परिवर्तन आते हैं, जिससे समायोजन क्षमता में उसकी कमी आ जाती है। उसके बाद आता है हमारा रचनात्मक क्षमता, चिंतन और सीखने की क्षमता भी जो है वो उसमें कम हो जाती है और देखने व सुनने की शक्ति भी कम हो जाती है। उसके बाद अगला पॉइंट जो है वो है उदासीनता का भाव तेजी से विकसित होता है, क्योंकि वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं होते। तो ये हमारी वृद्धावस्था कहलाती है। के साथ आज का हमारा टॉपिक जो है विभिन्न अवस्थाओं में विकासात्मक कार्य समाप्त होता है। धन्यवाद।